यार राजू, यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है रे बाबा। आज के लेक्चर में क्या होने वाला है रे बाबा? अरे बाबू भैया, डरने की क्या बात है? ऐसी धक धक क्यों हो रही है? कुछ नहीं होगा, केवल तोड़ फोड़ मचेगी। तोड़ फोड़? कैसी तोड़ फोड़ रे बाबा? अरे बाबू भैया, स्टाइशोमेट्री की तोड़ फोड़। और कैसी तोड़ फोड़? अभी ऋतिक सर आएंगे और वो स्टाइशोमेट्री की तोड़ फोड़ मचाएंगे बाबू भैया। ये बाबा ऋतिक सर कौन से? डांसर वाले, टिडिंग टिडिंग वाले? अरे नहीं बाबू भैया, ये डांसर वाले ऋतिक सर नहीं है। ये ऋतिक सर खुद नहीं नाचते हैं, इनकी ट्रिक्स पर केमिस्ट्री नाचती है। ये मेरे को भी दिखा रे बाबा, मेरे को भी लेक्चर देखने का है। तो चलो बाबू भैया, YouTube खोलते हैं। कंपटीशन वाला चैनल पे ऋतिक सर के लेक्चर का टाइम हो गया है। चलो देखते हैं ऋतिक सर का आज का लेक्चर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया कर रहे होंगे, अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और आप सबकी तबीयत एकदम ठीक होगी। मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, मौसम अपनी करवट बदल रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है। और सर्दी का जो मौसम होता है पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि सर्दी में जंग होती है ना? किस किस के बीच में? किताबों के बीच में और रजाई के बीच में। तो अपनी सर्दी का जो ये प्रॉब्लम है सर्दी वाला, इसको सॉल्व कीजिए। और सर्दी से घबराना नहीं है, सर्दी से डरना नहीं है। और एक बात ये देखनी है कि यार इस सर्दी से हमारी पढ़ाई के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, तो इसलिए अपनी मेहनत की गर्मी से इस वातावरण की सर्दी को दूर करते रहिए और अपने सक्सेस के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। रफ्तार सीरीज के आज के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका ऋतिक सर, और जैसा कि हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, हमारा चैप्टर वही पुराना, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में क्या करने जा रहे हैं? आज हम स्टाइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का लेक्चर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने स्टाइशियोमेट्री को आपके सामने हल्का सा इंट्रोड्यूस किया था और एक कैटेगरी के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व कर भी लिए थे। अगर आपको याद हो तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कराए थे, जिसमें से 2 एग्जांपल्स मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे, और बहुत सारे बच्चों ने उन एग्जांपल्स के आंसर मुझे भेजे हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना? अपेरेंटली जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर 8 ग्राम्स है, जो ऑक्सीजन वाला है, और जो सेकंड क्वेश्चन है SO3 वाला, उसका आंसर 40 ग्राम्स है। ऐसा बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया है। ठीक है, तो आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। पढ़ाई जब हम करने बैठते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते समय एक बहुत बड़ी जो चीज होती है, जो हमारी पढ़ाई को रोकती है, जो उसमें बाधक बनती है, वो होती है डर। वो होती है डर। क्योंकि जब हम कोई भी चीज सीखते हैं तो हमें इस बात का डर जरूर होता है कि क्या ये चीज एग्जाम में हमारे काम आएगी, क्या हम एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्या हम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बना पाएंगे। तो आपके इस डर को दूर करना भी अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर से, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोल कॉन्सेप्ट पर मैक्सिमम PYQs यहीं से आते हैं, तो आज के लेक्चर से मैं आपको धीरे धीरे हर टॉपिक पर कुछ कुछ PYQs भी कराता चलूंगा, ताकि आपके दिमाग में जो ये डर है कि क्या ये ट्रिक्स PYQs पर लग जाएंगी, क्या ये इन तरीकों से PYQs बन जाएंगे, वो डर भी आपका साथ में निकलता रहे और पढ़ाई पर और मेहनत पर आपका भरोसा बने। ठीक है ना? स्टाइशियोमेट्री की एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। याद करें, हमारे पास एक रिएक्शन थी N2 + 3H2 gives 2NH3, जिसे हमने रेफरेंस रिएक्शन लेके सारी की सारी कहानी मैंने आपको समझाई थी। जब भी कभी आपको इस पर स्टाइशियोमेट्रिक रिलेशन लिखने, तो स्टाइशियोमेट्रिक रिलेशन लिखने का सीधा सीधा सस्ता सुंदर मजबूत टिकाऊ तरीका, सबसे पहले स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख लीजिए। नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, अमोनिया के 2 है। तो लिख दीजिए कि इसका 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करेगा और 2 मोल अमोनिया बनाएगा। इसका 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन करेगा और 2 मोल अमोनिया बनाएगा। ठीक है? जब रिलेशन आप मोल में लिख लेंगे तो यह रिलेशन कहलाएगा मोल मोल रिलेशनशिप। यह रिलेशन कहलाएगा मोल मोल रिलेशनशिप, जिसमें आपने दोनों तरफ मोल्स का यूज किया है, तो यह रिलेशन कहलाएगा मोल मोल रिलेशनशिप। कोफिशिएंट्स को वैसे का वैसे ही रहने दीजिए
और मोल की जगह वॉल्यूम लिख दीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर रिएक्शन गैसियस नेचर की है तो मोल और वॉल्यूम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, आपको याद होगा। तो ये रिलेशन बन गया जी वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये जो रिलेशन है ये बच्चों बन गया वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है। मोल रिलेशन ये बन गया बच्चों वॉल्यूम रिलेशन। अब इसके एक मोल का वेट निकाल ले 28 ग्राम, और इसके 3 मोल का वेट निकाल लें 3 इंटू 2 6 ग्राम। तो यहां पर 2 मोल अमोनिया है, 1 मोल अमोनिया का मास हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं 17 ग्राम होता है, तो 34 ग्राम, 34 ग्राम। तो ये जो रिलेशन है अब यहां पर आप इसको मास में लिख सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है और 2 मोल अमोनिया बनाती है, या फिर 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है 2 लीटर अमोनिया बनाती है। सर आपने पिछले लेक्चर में तो एमएल में बताया था, आप लीटर में लिखें या एमएल में लिखें, एमएल में लिखेंगे ओवरऑल 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लीटर में लिखेंगे ओवरऑल 1000 गायब हो जाएगा, बात एक ही है। और ये आ गया ग्राम का रिलेशन की 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है 34 ग्राम अमोनिया बनाती है। इसे हम लोग कहते हैं मास रिलेशन। तो किसी भी रिएक्शन की स्टाइशियोमेट्री से आप तीन तरह के रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मोल रिलेशन, फिर आपने देखा था मास रिलेशन, और फिर हमने देखा था वॉल्यूम रिलेशन। तो 3 तरह के रिलेशन हम किसी भी रिएक्शन से निकाल सकते हैं बाय द नॉलेज ऑफ स्टाइशियोमेट्री। और हां, एक खास बात, रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो हम स्टाइशियोमेट्री का यूज नहीं कर सकते। सो रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बैलेंस रिएक्शन चाहिए आपको स्टाइशियोमेट्री के लिए, ठीक है। ये 3 रिलेशन हमने देख लिए थे। फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जहां पर एक ही रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी हो। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे टाइप 1 की प्रॉब्लम्स, इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन reactant is given. Information of only one reactant is given. ये वाले टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे, ठीक है ना। इस टाइप के प्रॉब्लम्स पर एक क्वेश्चन लेते हैं। वैसे तो हम 2-3 क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी टाइप की प्रॉब्लम्स का एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पीले रंग से लिखेंगे, थोड़ा कलरफुल बनाएंगे नोट्स को। द मास ऑफ कार्बन एनोड, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड, द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड in the production of in the production of 270 kilogram aluminium, 270 kilogram aluminium from bauxite। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक ओर होता है, बॉक्साइट बाई हॉल्स प्रोसेस। ये कोई प्रोसेस होती है जो आप एल्यूमिनियम के मेटलर्जी में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। रिएक्शन होती है 2Al2O3 प्लस 3C गिव्स 4Al प्लस 3CO2। आपके ऑप्शंस हैं A 180 kg, B 270 kg, C 240 kg and D 90 kg। These are the 4 options we have इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं
और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन AIPMT 2005 का क्वेश्चन है, तो इट इज अ PYQ, ठीक है ना। हॉल्स प्रोसेस की एक रिएक्शन दी है, आपसे एल्यूमिनियम का वेट देके कार्बन का वेट पूछा है। पूरी रिएक्शन में 4 आइटम है, बॉक्साइट है, कार्बन है, एल्यूमिनियम है, CO2 है। आपको इंफॉर्मेशन केवल उसने कार्बन की, एल्यूमिनियम की प्रोवाइड की है। सिंगल रिएक्टेंट टाइप की प्रॉब्लम हो गई। हमारी जो कैटेगरी चल रही है उसी कैटेगरी की मेंबर है ये। ऐसे केस में हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? क्या ट्रिक बताई थी मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताई थी? मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी वो? वो ट्रिक ये थी कि हमने देखा था कि जिसका रिएक्टेंट का डाटा दिया होता है और जिसका डाटा हमें निकालना होता है, उन दोनों के ऊपर हम एक रिलेशन लगा लेते हैं। यही तो बताया था मैंने। और क्या था वो रिलेशन? हमें एल्यूमिनियम और कार्बन पर रिलेशन लगाना है। तो रिलेशन बन जाएगा मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई 3 बराबर मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई 4। लेकिन एल्यूमिनियम के तो हमें मोल नहीं दिए हैं, हमें तो वेट दिया है। तो क्या हो गया? हम कोई डरते थोड़ा ना है किसी से। किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया। एल्यूमिनियम के मोल निकालना हमें वेट से आता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। एल्यूमिनियम के केस में एटॉमिक वेट 27 होता है इंटू 4। हमें कार्बन का वेट निकालना है, तो हम लिख देंगे वेट ऑफ कार्बन अपॉन 12, ये होगा कार्बन के मोल। वेट ऑफ कार्बन अपॉन 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। यहां से बच्चों वेट ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 4 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। 9 इंटू 10 टू द पावर 4 ग्राम, या फिर इसे 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगा बच्चों निकल के 90 किलोग्राम। तो द फाइनल वेट ऑफ द एनोड विच विल बी रिक्वायर्ड विल बी 90 किलोग्राम्स। इट विल बी 90 किलोग्राम्स। तो ये अपना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है AIPMT 2005 का। इस प्रकार से फटाफट आप ट्रिक से इसे बना सकते हैं, ठीक है ना। केवल कैलकुलेशन बचती है, उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। रिएक्शन आपको पेपर में हमेशा ही बैलेंस दी होगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि रिएक्शन आपको हमेशा ही बैलेंस करके वो देगा, ठीक है। अब आते हैं टाइप 2। व्हेन वन रिएक्टेंट इज इन लार्ज एक्सेस। इसमें क्या होगा? इस टाइप की रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट 2 होंगे, लेकिन एक रिएक्टेंट जो होगा वो लार्ज एक्सेस में होगा। एक जो रिएक्टेंट होगा वो किस में होगा बच्चों? वो लार्ज एक्सेस में होगा, ठीक है ना। अब लार्ज एक्सेस में क्या होगा? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे कॉमन एग्जांपल है कंबस्शन ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन बच्चों वो कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन बच्चों वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है। तो एक हाइड्रोकार्बन को हम जब कंबस्ट करते हैं CXHY, ठीक है। मान लो एक कार्बन, ये CXHY एक हाइड्रोकार्बन है CXHY। इसको जब हम कंबस्ट करते हैं तो इट कंज्यूम्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इट कंज्यूम्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। अब इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? हाउ डू वी राइट द रिएक्शन ऑफ कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन? ध्यान से देखना रे बाबा, या बाबा ध्यान से देखने का। जितना कार्बन यहां पर है उतना यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना दो। जितना कार्बन यहां पर है उतना यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, ठीक है। और जितना वहां पर हाइड्रोजन है उसका आधा बना दो पानी, उसका आधा बना दो पानी, ठीक है। जितना कार्बन है उतना तो बना दो कार्बन डाइऑक्साइड,
और जितना उधर हाइड्रोजन है उसका आधा बना दो यहां पर पानी। ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो वो निकल के आएगा x प्लस वाई बाई 4। केवल y के नीचे वो है, y के नीचे है 4। इट्स नॉट होल बाई, इट इज नॉट होल बाई, केवल y के नीचे है y बाई 4, ओनली y बाई 4। ठीक है, ये चीज से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन लिख सकते हैं, ये चीज से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्टन लिख सकते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको C2H6 का कंबस्टन लिखना है, इथेन का कंबस्टन आप लिखना चाहते हैं, या चलिए इथीन का ले लेते हैं, C2H4 का लिखना है आपको। इसको कंपैरिजन कर लो बच्चों CXHY से, तो कंपैरिजन करूंगा तो x कितना आएगा बच्चों 2 और y आएगा 4। ठीक है ना, तो रखना शुरू करो, x प्लस वाई बाई 4 O2 x CO2 प्लस y बाई 2 H2। ठीक है, क्या बन जाएगी रिएक्शन, C2H4 गैस प्लस 3O2 2CO2 प्लस 2H2। ये इसके कंबस्टन की रिएक्शन हम लोगों ने लिख ली। ठीक है, अब कंबस्टन जो रिएक्शन होती है इसमें जनरली जो ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है ये बहुत ज्यादा होता है। कंबस्टन जो होता है इसमें जो ऑक्सीजन होती है, इस ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है ये अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। तो जनरली कंबस्टन रिएक्शन में जो ऑक्सीजन होती है वो एक्सेस में होती है। ठीक है ना, जिसका डाटा हमें नहीं दिया होता। तो यहां पर ये क्वेश्चन भी है बेसिकली पहली ही कैटेगरी का। यहां पर भी आपको केवल वो हाइड्रोकार्बन का डाटा देगा, यहां पर वो केवल आपको हाइड्रोकार्बन का डाटा देगा, और हाइड्रोकार्बन के डाटा की मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो पूछा होगा वो निकाल लेंगे। केवल हाइड्रोकार्बन का डाटा देगा और विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा जो आपको गिवन होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा जो आपको गिवन होगा उसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जनरली इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो एक्सेस में होती है। ठीक है ना, जनरली जो इसमें ऑक्सीजन होती है बच्चों वो एक्सेस में होती है। ठीक है, चलिए 2-3 क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे, और उसको समझते हैं क्वेश्चन को। पहला प्रश्न, 200 ml gaseous hydrocarbon on combustion with excess oxygen generates 800 ml carbon dioxide and 600 ml water vapor. The formula of hydrocarbon is, the formula of hydrocarbon is A C3H8 C4H6 C4H10 C3H6। एक हाइड्रोकार्बन का डाटा हमको दे रखा है। इस डाटा में कह रहा है 200 ml हाइड्रोकार्बन को जलाया गया, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ जलाया गया। इसने 800 ml कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करी और 600 ml वाटर की वेपर पैदा करी। ठीक है ना, आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकालना है। क्लियर है बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला आपको निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, मान लो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला नहीं मालूम है, गैसियस हाइड्रोकार्बन है, तो CXHY गैस मान लो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया है, X प्लस वाई बाई 4 O2, रिएक्शन होगी XCO2 गैस और Y बाई 2 H2O
ये भी गैस, क्योंकि वाटर की वेपर पैदा हो रही है। उसने क्वेश्चन में लिख दिया है कि वाटर की जो पैदा हो रही है वो वेपर पैदा हो रही है, वाटर नहीं पैदा हो रहा है, वाटर की वेपर पैदा हो रही है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला। तो हाइड्रोकार्बन के फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए एक्स और वाई, दैट मींस वी नीड टू सॉल्व टू वेरिएबल्स। टू सॉल्व टू वेरिएबल्स हमें चाहिए दो इक्वेशंस, दो इक्वेशंस लगेंगी हमें। तो वो दो इक्वेशंस बच्चों कैसे मिलेंगी, देखो पूरी रिएक्शन गैसियस है और हमें वॉल्यूम में दिया हुआ है। मैंने पिछले लेक्चर में जो ट्रिक बताई थी, तो मैंने कहा था कि आप गैसेस के लिए ये ट्रिक डायरेक्ट लगा सकते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम ऑफ सी एक्स एच वाई अपॉन स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 बराबर वॉल्यूम ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाई y/2। क्लियर है, क्लियर है। यह चीज इन दोनों के बराबर है, तो इसको एक बार मैं इसके बराबर कर दूंगा, x आ जाएगा। इसको एक बार इसके बराबर कर दूंगा, y आ जाएगा। ठीक है ना। आइए 200/1 बराबर 800/x। यहां से बच्चों x आ गया 4, मतलब कार्बन तो 4 है, कार्बन 4 आते ही पता लग गया ए ऑप्शन नहीं हो सकता और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आंसर या तो बी होगा या सी होगा। x निकल आएगा, y और निकल आए, काम हो जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन को बराबर करता हूं मैं वाटर वेपर के वॉल्यूम से, तो y बच्चों निकल आएगा यहां से 6। y निकल आया बच्चों कितना, 6। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, CXHY जो निकल के आया है C4H6। तो द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन विल बी C4H6 विच इज ऑप्शन बी, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है ना, विच इज ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों, तो ऑप्शन बी आ गया आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन at STP is required to completely burn 1 liter propane in identical conditions. In identical conditions. आपके ऑप्शंस हैं ए 5 लीटर, 10 लीटर, 7 लीटर और डी 6 लीटर। AIPMT 2008 का प्रश्न है। AIPMT 2008 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है प्रोपेन को पूरी तरह से जलाने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, एसटीपी पर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और प्रोपेन को भी एसटीपी पर मेंटेन कर रखा है।
प्रोपेन को भी किस पर मेंटेन कर रखा है, एसटीपी पर मेंटेन कर रखा है, ठीक है ना। दोनों को किस पे मेंटेन कर रखा है बच्चों, एसटीपी पर मेंटेन कर रखा है। तो दोनों की कंडीशन जो है वो सेम है, ठीक है ना। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। इसे अगर अपना हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करोगे CXHY से, तो यहां से X निकल के आएगा बच्चों 3 और Y निकल के आएगा 8, है ना। अब तुम्हें चाहिए प्रोपेन और ऑक्सीजन में रिलेशन। तो ये है प्रोपेन गैस प्लस X प्लस Y/4 O2 गैस गिव्स प्रोडक्ट, गिव्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। हमारा काम तो केवल इन दोनों से है ना, हमारा काम तो केवल इन दोनों से है ना। दोनों कैसे हैं और दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ली गई हैं, दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पे ली गई हैं, सही है ना। तो क्या गैसें हैं और गैसों के लिए मैं सॉल्व कर सकता हूं क्वेश्चन को, हाँ जी सर कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5O2 गैस गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ C3H8 अपॉन 1 बराबर वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ C3H8 अपॉन 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई 5। डन है। हमें ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है, C3H8 का वॉल्यूम दिया है, कितना दे रखा है हमें, 1 लीटर। 1/1 बराबर ऑक्सीजन का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 5, यह आ गया बच्चों निकल के 5 लीटर। कितना आ गया, 5 लीटर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, बोलो। सही है, सही है। तो ये आ गया वॉल्यूम 5 लीटर। आंसर आ गया ए ऑप्शन। सर ये तो क्वेश्चन एसटीपी पर था, ये क्वेश्चन तो एसटीपी पर था, तो 22.4 से रिलेटेड क्यों नहीं आया, ऐसा कुछ क्यों नहीं आया, नहीं आना था ना बच्चों। दोनों कैसे एसटीपी पर है ना। अगर हम वॉल्यूम रिलेशन नहीं लगाते, दूसरे तरीके से कर लो, तो मैं लिखता C3H8 के मोल ऑक्सीजन के मोल डिवाइडेड बाई 5। मानते हो, मानते हैं सर। इसके मोल कितने होते एसटीपी के हिसाब से, C3H8 का वॉल्यूम बटे 22.4, हाँ सर होते। इसके कितने होते, VO2 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 5, बोलो होते कि नहीं होते, हाँ सर बिल्कुल होते। क्या ये दोनों कैंसिल हो जाते, हाँ सर। और क्या ये रिलेशन डायरेक्ट आ जाता वही वाला, क्या यही रिलेशन दोबारा लौटाता, हाँ सर आ जाता ना, बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं है। मैंने सीधे वॉल्यूम में रिलेशन बना दिया, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं एसटीपी देख के कंफ्यूज हो जाओ, बात वही पड़ेगी। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, लेकिन बात वही है। अल्टीमेटली रिलेशन यही निकल के आएगा। ऑक्सीजन का वॉल्यूम 5 लीटर निकल आया। एक क्वेश्चन इसी कैटेगरी का और लेके चलेंगे। कई बार क्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है। कई बार वो क्या करेगा, क्वेश्चन को हल्का सा लेंदी कर देगा। कैसे लेंदी कर देगा, कई बार वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को हल्का सा ट्रिकी बनाएगा। कैसे ट्रिकी बनाएगा, इसी क्वेश्चन को जलाने ही वाला क्वेश्चन होगा और जलाने वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बना देगा। कैसे बना देगा, देखो। ऑन कंप्लीट combustion of 8 liter of a mixture of ethane and propene, ethane and propene, 21 liter CO2 is generated under
सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ इथेन and propene in the mixture. अब ये क्वेश्चन देखने में लग बहुत बड़ा रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ गया, मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन को देख के काफी दहशत बच जाती है कि मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है 8 लीटर का एक मिक्सचर है, एक कंटेनर है, इसमें 8 लीटर का एक मिक्सचर है। अब उसमें कितना है इथेन और कितना है प्रोपेन हमें नहीं पता। 8 लीटर मिक्सचर है, उसमें कुछ इथेन पड़ी है और कुछ प्रोपीन पड़ी है। इसको जला दिया, इसको क्या कर दिया, जला दिया। जिस टेम्परेचर पे इसे जलाया, जिस टेम्परेचर पे इसको जलाया, पूरी तरीके से जलने के बाद देखा गया कि 21 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई पूरे मिक्सचर से। किस गैस का कितना योगदान है वो नहीं पता, बस ये पता है पूरे मिक्सचर से 21 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई। आपको इथेन और प्रोपीन का रेशो निकालना है मिक्सचर में, रेशो निकालना है मिक्सचर में, ठीक है। x लीटर मान लो तो ये 8 - x लीटर हो जाएगा, सही है। कंबस्शन कराया गया है दोनों का, तो दोनों के कंबस्शन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। लिखो C2H6 गैस प्लस 2 + 6/4 O2 2CO2 प्लस 3H2, ये तो हो गया इथेन का। अब इथेन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो मैं लिखूंगा इथेन का वॉल्यूम अपॉन 1 बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम अपॉन 2। इथेन का वॉल्यूम कितना मान के चल रहे हैं बच्चों हम लोग, x, तो VCO2/2 बराबर हो गया बच्चों x। यहां से बेटा VCO2 कितना हो गया, 2x लीटर। ये तो इथेन से निकलने वाला निकाल लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है जी सर? कतई क्लियर है जी सर, एकदम से क्लियर है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है सर, कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं है सर। अब आ जाओ बेटे C3H6 पर। C3H6 गैस 3 + 6/4 O2 gives 3CO2 3H2। ठीक है क्या जी सर? बिल्कुल ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं C3H6 का वॉल्यूम, C3H6 का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1 कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है जी सर? बिल्कुल क्लियर है। तो क्या यहां से कह सकता हूं VCO2 बराबर 3 × 8 - x, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बच्चों? पहली इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन से CO2 का वॉल्यूम मैंने निकाल लिया। अब मुझे पता है कि CO2 का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है, 21 लीटर। तो इथीन से कितनी निकली है, 2x, और इससे कितनी निकली है, 3 × 8 - x, 21। तो बेटा x निकल आएगा यहां से 3 लीटर, और x क्या था, इथेन का वॉल्यूम। किसे माना था x, इथेन के वॉल्यूम को। तो इथेन का वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, 3 लीटर। प्रोपीन का कितना हो गया, 8 - 3 5 लीटर। इनका रेशो पूछा है मुझसे, तो रेशो मैं निकाल दूंगा, 3/5। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया इसे। तो आपसे रेशो पूछे तो आप रेशो निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं।
तो कहीं अगर रेशियो की जगह इस टाइप का क्वेश्चन करें, किसी किताब में दिख जाए और वहां इंडिविजुअल वॉल्यूम पूछे हो, तो आप इंडिविजुअल वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, क्लियर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक छोटा सा क्वेश्चन और लेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, जो सबसे मजेदार कैटेगरी है इसकी, उसकी तरफ चलने वाले हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 10 liter ethylene. Find the volume of air required for complete combustion of 10 liter ethylene. A 30 liter, 60 liter, 120 लीटर और 150 लीटर। ये क्वेश्चन आ गया इसमें आपसे, उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर, कंबस्शन करवाना है आपको इथाइलिन का। किसका? इथाइलिन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इथाइलिन का कंबस्शन करवाएंगे। तो आओ बच्चों इथाइलिन का कंबस्शन करवाएं, इथाइलिन का कंबस्शन करवाते हैं। C2H4 गैस 3O2 गैस gives 2CO2 गैस 2H2O, लिक्विड बने या गैस। सर सीधे सीधे कैसे लिख दी? सीधे सीधे ऐसे लिख दी क्योंकि ये एग्जाम्पल बताया था ना, दोबारा से लिख दिया इसी को। क्लियर है मेरी बात? जी सर बिल्कुल क्लियर है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं सर। अब हमसे एयर का वॉल्यूम पूछा है तो हमें मतलब ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है। तो C2H4 का वॉल्यूम बाई 1 बराबर VO2 बाई 3। इज इट क्लियर? यहां से बच्चों VO2 कितना आ जाएगा? इथाइलिन का वॉल्यूम 10 लीटर, 3 इंटू 10 लीटर 30 लीटर। तो क्या आंसर चला गया बच्चों? क्या आंसर चला गया बच्चों? सर ये ऑप्शन 30 लीटर नहीं, गलत हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकला है, ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकला है। आपको एयर का वॉल्यूम निकालना है, एयर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है ना? एयर का वॉल्यूम याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इज 5 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। एयर का जो वॉल्यूम होता है वो एयर के वॉल्यूम को हम ऑक्सीजन के वॉल्यूम का 5 टाइम्स लेते हैं, 5 टाइम्स लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एयर में 20% लगभग ऑक्सीजन होती है। 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, मतलब जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम होता है वो एयर के वॉल्यूम का लगभग 1/5 पार्ट होता है, लगभग 1/5 पार्ट होता है। कैसे? एयर के वॉल्यूम का 20% निकाल लो, V एयर बाई 5। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा V एयर बराबर 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में एयर का वॉल्यूम निकलवा ले बच्चों, तो एयर का वॉल्यूम होता है 150 लीटर। आंसर होगा डी ऑप्शन। हाँ, इस छोटे से बात से क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है। आंसर होगा डी ऑप्शन। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाला, लेकिन हमने क्वेश्चन में ध्यान से देखा, हमसे एयर का वॉल्यूम पूछा है। तो रिलेशन होता है कि जो एयर का वॉल्यूम होता है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम का 5 गुना होता है। तो कभी भी किसी कंबस्टन रिएक्शन में अगर एयर का वॉल्यूम पूछेगा तो आप पहले ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालेंगे और ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल के उसे इंटू 5 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? टाइप 3, when information of all reactants is
गिवन। जब आपको इंफॉर्मेशन दी होगी ऑल रिएक्टेंट्स की, जब आपको सारे के सारे रिएक्टेंट्स की इंफॉर्मेशन दी होगी। अभी तक क्या हो रहा था, आपको डाटा ही केवल एक का दे रहा था और बाकी के लिए आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, फटाफट सॉल्व कर दे रहे थे। इस बार क्या होगा, यू विल गेट डाटा ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट। और यहां पर आएगा अब मोल कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही आपने देखा कि उस क्वेश्चन में आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हर एक रिएक्टेंट की गिवन है, उसने आपको हर एक रिएक्टेंट का वेट दे रखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए, टन। क्या घंटी? कि लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। दिमाग में तुरंत घंटी बज जानी चाहिए कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। कहीं ना कहीं लिमिटिंग रिएजेंट का ये क्वेश्चन है। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखा जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट की कहानी कैसे बनेगी? लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है पहले तो वो समझ लो। द रिएक्टेंट विच gets consumed in the reaction first, जो सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट? क्योंकि वो खत्म होते ही क्या करता है, रिएक्शन की प्रोग्रेस को रोक लेता है। वो क्या करता है, खत्म होते ही रिएक्शन की प्रोग्रेस को रोक लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि लिमिटिंग रिएजेंट से आप लोग काफी वाकिफ हैं, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट का प्रयोग जितना आप करते हैं उतना तो कोई भी नहीं करता, उतना तो कहीं नहीं होता दुनिया में जितना आप करते हैं। अभी एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आएगा, है ना। अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपके पास, आपने एक फैक्ट्री लगाई और ये जो फैक्ट्री है ना, ये पेन बनाती है, बॉल पेन। अब बॉल पेन में क्या होता है, एक बॉडी होती है, एक कैप होता है, एक रिफिल होता है। एक बॉडी होती है, कैप होता है, एक रिफिल होता है, इनको मिला के एक पेन बनता है, ठीक है। आपकी जो फैक्ट्री है उसमें सारा काम ऑटोमेटेड है, मशीनें लगी हुई हैं, और हर दिन क्या होता है, आपकी फैक्ट्री से 100 बॉडी बन जाती हैं प्लास्टिक की, 100 कैप बन जाते हैं और 100 रिफिल बन जाती हैं। और आपकी जो फैक्ट्री है उसमें 100 पेन बन जाते हैं। इनको मिला दिया जाता है, जोड़ देते हैं, 100 पेन बन जाते हैं। आपस में रिएक्शन होती है इनकी, कैप में रिफिल, बॉडी में रिफिल डाली, कैप लगा दी, पेन बन गया, 100 पेन बन जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, बॉडी बनाने वाली मशीन सही काम कर रही थी, उसने 100 बॉडी बनाई। कैप बनाने वाली मशीन सही काम कर रही थी, उसने 100 कैप बनाई। लेकिन रिफिल बनाने वाली मशीन थोड़ी देर के लिए खराब हो गई। सही करने के बाद जब मशीन को चलाया गया तो उस दिन काम खत्म होते होते तक मशीन ने केवल 90 रिफिल्स ही बनाई। तो आज के दिन में तुम्हारे पास बॉडी भी 100 है, कैप भी 100 है, लेकिन रिफिल भी 90 है। और 90 रिफिल होने की वजह से तुम्हारी जो फैक्ट्री है, तुम्हारी जो कंपनी है, वो आज के दिन में केवल 90 पेन ही प्रोड्यूस कर पाएगी। अबे बिना रिफिल का पेन थोड़ा बेच दोगे, बिना रिफिल का पेन थोड़ा ना बेच दोगे। तो रिफिल वो कंपोनेंट है इस रिएक्शन का जिसने पहले खत्म होके इस रिएक्शन को रोक दिया, इस रिएक्शन को रोक दिया। रिफिल पहले खत्म हो गई, उसने रिएक्शन को रोक दिया, रिएक्शन की प्रोग्रेस को लिमिट कर दिया। तो रिफिल कहलाएगी लिमिटिंग रिएजेंट। रिफिल क्या कहलाएगी? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है।
अब ये दोनों क्या हो गया, 90 रिफिल पड़ने के बाद 10 बॉडी और 10 कैप बच गए। जब कोई एक रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा तो जो बाकी होंगे वो बच जाएंगे, और जो बच जाएंगे उन्हें बोलेंगे हम लोग एक्सेस रिएजेंट। क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, उन्हें बच्चों क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है? जो बच्चों खत्म हो जाएगा पहले वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, जो बच जाएगा उसको बोला जाएगा एक्सेस रिएजेंट। ठीक है ना? अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं जो लिमिटिंग रिएजेंट का तुम यूज करते हो, जो एग्जांपल। ठीक है ना? तुम यूज करते हो, एक रिएक्शन होती है ए एल बी आई गिव्स पी। ये रिएक्शन होती है ए प्लस एल प्लस बी प्लस आई गिव्स पी। ए मीन्स एटमॉस्फेयर, एल मीन्स लाइटिंग, बी मीन्स बुक्स एंड आई मीन्स इच्छा। और इन सबको मिलाते हैं जब मिलाते हैं, बी की जगह बी और ये भी कर सकते हैं, बुक्स प्लस स्टेशनरी, कॉपी पेन इत्यादि इत्यादि, मार्कर हाइलाइटर प्लस इच्छा गिव्स पढ़ाई। है ना? ये होता है जब इतनी सारी चीजें इकट्ठी होती है, एटमॉस्फेयर पढ़ने का माहौल बन जाए, बढ़िया कमरे में लाइटिंग प्रॉपर हो, किताबें सारी पास में हो, स्टेशनरी अपने सारी पास में हो, पेन कॉपी एकदम परफेक्ट हो, और पढ़ने की इच्छा हो, तो पढ़ाई होती है ना। लेकिन तुम्हारे केस में क्या है लिमिटिंग रीजेंट? इच्छा। इच्छा ही नहीं होती। बस करने को मैं आज टॉप कर दूं, करने को तो मैं आज टॉप कर दूं, नीट की रैंक 1 कहीं हिलेगी नहीं, मेरा ही नाम लिखा होगा नीट की रैंक 1 पे कि हां मैं ही हूं नीट की रैंक 1। बस इच्छा नहीं। कौन करे इतनी मेहनत? कौन करे? तो तुम्हारे केस में इच्छा क्या हो गई? लिमिटिंग रीजेंट। और ये हमेशा लिमिटिंग रीजेंट ही रहती है, ये हमेशा लिमिटिंग रीजेंट ही रहती है। जो पढ़ाई की इच्छा है ना सबसे पहले खत्म होती है। सबसे पहले लिमिटिंग रीजेंट क्या होती है? पढ़ाई की इच्छा। तो सब मोह माया है, पढ़ना ही नहीं। ठीक है ना बच्चों? तो ये हो गई कहानी लिमिटिंग रीजेंट की। नाउ अब सवाल आता है हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजेंट। हालांकि सब लोग ये बात जानते हैं कैसे निकालते हैं, फिर भी हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रीजेंट। अब बार बार लिमिटिंग रीजेंट नहीं लिखा जाएगा मेरे से, एल आर बोलेंगे इसे। ठीक है ना? हाउ टू आइडेंटिफाई एल आर। कोई रिएक्शन दे ली है, ए प्लस बी सी सी प्लस डी, ये रिएक्शन दे रखी है। ए प्लस बी गिव सी सी प्लस डी। ठीक है ना? ए प्लस बी गिव सी सी प्लस डी, ये रिएक्शन उसने मेरे को दे रखी है। इसमें मेरे को लिमिटिंग रीजेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं रेशो निकालूंगा, मोल ऑफ ए अपॉन ए, मोल ऑफ बी अपॉन बी। अच्छा बस यही तो निकालूंगा, लिमिटिंग रीजेंट ही तो निकालना है, प्रोडक्ट के लिए तो निकालना ही नहीं है। मोल ऑफ ए अपॉन ए, मोल ऑफ बी अपॉन बी, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। द रिएक्टेंट विद स्मॉलर रेशो विल बी एल आर। या देवा जिसका रेशो छोटा होने का वो लिमिटिंग रीजेंट होने का। बाबा ठीक है, जिसका रेशो छोटा होने का वो लिमिटिंग रीजेंट होने का। बाबा जिस रिएजेंट के लिए ये रेशो छोटा होने का वो रिएजेंट लिमिटिंग रीजेंट होएगा, जिसके लिए बड़ा होएगा वो क्या होएगा? वो एक्सेस रीजेंट। ठीक है, एक लिमिटिंग होएगा और एक एक्सेस होएगा। अगर सब दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट में है और पूरे पूरे कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कौन सा वाला केस? 100 बॉडी 100 रिफिल 100 पेन, 100 बॉडी 100 कैप 100 रिफिल, सब जितना जितना चाहिए उतना उतना है, पूरे खत्म हो गए 100 पेन बना देंगे, पूरे खत्म हो गए 100 पेन बना देंगे। लेकिन अगर कम ज्यादा आया तो जिसका कम होगा वो होगा लिमिटिंग, जिसका ज्यादा होगा वो होगा एक्सेस।
अब इस पर तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1, टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे? द अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड। पहले तो ये पूछेगा कि कितना एक्सेस रिएजेंट ने रिएक्शन किया, क्योंकि एक्सेस रिएजेंट पूरा खत्म नहीं हुआ। इस रिएक्शन में जो एक्सेस रिएजेंट होगा उसकी खास बात ये होगी कि वो पूरा खत्म नहीं होगा। और वो एक्सेस रिएजेंट कैसे पता लगेगा? जिसके लिए ये रेशो बड़ा आएगा वो एक्सेस होगा भाई। बट ऑब्वियस है, दो रिएक्टेंट है, आपने लिमिटिंग फाइंड कर लिया, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा। दूसरा वाला ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? दूसरा वाला बच्चों ऑटोमेटिकली क्या रिएजेंट हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है सर, कोई समस्या की बात ही नहीं है। तो एक्सेस रिएजेंट कैसे निकालेंगे? हल्का सा ट्रिक में गेम होगा, हल्का सा ट्रिक में गेम होगा। मान लो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मान लो कि यहां पे B इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड A इज द एक्सेस रिएजेंट। मान लो ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। तो ऐसे केस में अपनी ट्रिक जो अपने लगाई थी वो ट्रिक हल्की सी मॉडिफाई हो जाएगी। देयर विल बी ए स्लाइट मॉडिफिकेशन इन द ट्रिक। जो अपने ट्रिक सीखी थी उस ट्रिक में हल्का सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिएक्टेड मोल्स ऑफ ER अपॉन उसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर उसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ LR। ये तो पूरा पूरा ही रिएक्ट कर जाएगा अपॉन उसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। रिएक्टेड मोल्स ऑफ ER बटे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट बटे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट? इसके नीचे इसका, इसके नीचे इसका। जैसे अगर यहां पर A एक्सेस होता तो हम लिखते हैं यहां पर रिएक्टेड मोल्स ऑफ A अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन स्मॉल b। क्लियर है? अरे क्लियर है? बोलोगे कैसे? और रिमेनिंग मोल कितने होंगे? रिमेनिंग मोल्स ऑफ ER वो कितने होंगे? वो होंगे टोटल मोल जितने लिए थे माइनस रिएक्टेड मोल। जितने लिए थे माइनस जितने रिएक्ट कर गए वो रिमेनिंग आ जाएंगे। जितने लिए थे माइनस जितने रिएक्ट कर गए वो क्या आ जाएंगे? वो रिमेनिंग आ जाएंगे। क्लियर है? जितने लिए थे माइनस जितने रिएक्ट कर गए। दूसरा सवाल जो तुमसे पूछेगा इसी में, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। हमारे वाले एग्जाम्पल में देखो पेन ज्यादा थे, हमारे वाले एग्जाम्पल में बॉडी ज्यादा थी, ढक्कन ज्यादा थे, लेकिन पेन बनाए रिफिल ने। क्योंकि रिफिल के बनने के बाद तो रिएक्शन, रिफिल के खत्म होने के बाद तो रिएक्शन रुक गई ना। रिफिल खत्म होने के बाद तो रिएक्शन रुक गई ना। एक बार रिफिल खत्म हुई फिर तो पेन का बनना रुक गया। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा किस क्वांटिटी में बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो पहली बात तो ये समझ लो, डिसाइडेड बाय LR। प्रोडक्ट कितना बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। अगर आपने गलती से एक्सेस रिएजेंट रख दिया तो वहीं पर -1 है। उसके बाद फिर आगे आप कुछ भी करते रहे -1 लगने वाला है। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट से निकलेगा। कैसे निकलेगा? वो ट्रिक चलेगी अपनी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन, भाई जब एक्सेस रिएजेंट पिक्चर से आउट हो गया तो उसके बाद तो मान लो मेरे को C निकालना है। B और C का रिलेशन है, B और C के रिलेशन की ट्रिक मैं देख चुका हूं। अब तो सिंगल रिएक्टेंट का गेम हो गया ना। ये तो पिक्चर से ही आउट हो गया। इसका अमाउंट तो इसी से निकल रहा है ना बस। तो ये तो अपने को आता है।
प्रोडक्ट का अमाउंट अपॉन इसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और लिमिटिंग रीजेंट अपॉन उसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। बस ये लो, ये दो बातें याद रखोगे, कोई क्वेश्चन अड़ेगा नहीं। ये दो बातें याद रखोगे, कोई क्वेश्चन नहीं अड़ेगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं तुमको, कतई एकदम स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। ना कभी किसी क्वेश्चन में गलती करोगे, ना कभी किसी क्वेश्चन में गलती करोगे, सब एकदम सही होगा। सब एकदम सही होगा, है ना। गलती से याद आया कि फ्राइडे के लेक्चर में एक जगह 28 को 38 लिख दिए थे, है ना। अंशुमान सिंह नाम के बालक ने सबसे पहले वो गलती पकड़ी थी। उसने मुझसे कहा था सर मैंने सबसे पहले गलती पकड़ी, मेरा नाम लीजिएगा, मैंने ले लिया उसका नाम। तो सर आज से हम आपका लेक्चर केवल गलती पकड़ने के लिए देखेंगे, पढ़ेंगे बाद में, पहले ये देखेंगे आपने कहीं गलती तो नहीं करी है ना। और गलती हम नहीं करेंगे, अगर मैं कह रहा हूं अभी हम बात कर रहे थे स्टाइशियोमेट्री के क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, और जब गलती नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ सही करेंगे, सब कुछ सही करेंगे, सिलेक्शन होगा, दुनिया हमारे लिए ताली बजाएगी, बजाएगी ना ताली। और कोई हमारे लिए ताली बजाए, हमें अप्रिशिएट करे, इतना अच्छा लगता है नहीं। मैं आज सुबह घर से आ रहा था, सड़क पे थोड़ा कूड़ा पड़ा था कूड़ेदान के बाहर, तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी, कूड़ा उठाया और कूड़ेदान के बाहर जो कूड़ा पड़ा था उसे उठा के डाल दिया अंदर। सामने देखा एक आदमी ताली बजा रहा है, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा क्या बात है, दुनिया में इंसानियत है, आज भी लोग अच्छे काम को अप्रिशिएट करते हैं। इफ यू डू गुड वर्क पीपल अप्रिशिएट यू। मैं कितना अच्छा आदमी थे को अप्रिशिएट किया। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने पुरुष आदमी की तरफ देखा, वो खैनी बना के खा चुका था, वो खैनी बना के खा चुका था। तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके लिए लोग असलियत में ताली बजाएंगे, ठीक है ना। तो बस ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। लिमिटिंग रीजेंट पहचानना आ जाए, एक बार आपको लिमिटिंग रीजेंट पहचानना आ गया, एक बार आपको लिमिटिंग रीजेंट पहचानना आ गया, उसके बाद फिर जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। बस लिमिटिंग रीजेंट पहचाना, और जो पूछा है उसके लिए मैंने आपको दो जुगाड़े बता दी। इन जुगाड़ों की सहायता से आपने क्वेश्चन को क्या कर दिया, लपेट दिया। क्या कर दिया, लपेट दिया। क्वेश्चन को क्या कर दिया बच्चों, लपेट दिया। हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन लपेटते हैं। आइए मारे लपेटा। आइए क्वेश्चन में लपेटा मारें। आसान से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। When 5 mole nitrogen react with 10 mole hydrogen in Haber's process, the weight, या ऐसे लिख दो, the mole of ammonia formed will be, the mole of ammonia formed will be A 10 मोल, 10/3 मोल, 20/3 मोल और 5 मोल। कोई भी ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ही तो है, ये निकालना है। 5 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है, और आपको मोल ऑफ अमोनिया निकालने हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपको अमोनिया नाइट्रोजन का डाटा भी दिया है और हाइड्रोजन का डाटा भी दिया है। इस वाले क्वेश्चन में आपको नाइट्रोजन का डाटा भी दिया है और हाइड्रोजन का डाटा भी दिया है। तो क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको दोनों का डाटा दिया है, इस वाले क्वेश्चन में आपको दोनों का डाटा दिया है, तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। क्या बजनी चाहिए, घंटी। कैसे, टन। और घंटी बज के क्या देखेगी, लिमिटिंग रीजेंट। आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, क्या देखने के लिए बजनी चाहिए, लिमिटिंग रीजेंट देखने के लिए बजनी चाहिए, ठीक है ना। आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए लिमिटिंग रीजेंट को ढूंढने के लिए। क्लियर है मेरी बात।
तो लिमिटिंग रीजेंट को हम लोग ढूंढेंगे, लिमिटिंग रीजेंट को हम लोग ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। हम नाइट्रोजन के लिए रेशियो निकालेंगे, नाइट्रोजन के मोल दिए हैं 5/1, हाइड्रोजन के लिए रेशियो निकालेंगे, मोल दिए हैं 10/3, हाइड्रोजन का रेशियो छोटा आ रहा है 10/3, तो ये हो गया लिमिटिंग रीजेंट। और ये वाले भाई साहब होगा एक्सेस रीजेंट। बस एक्सेस रीजेंट बनता ही जायदाद से बेदखल हो गए, एक्सेस रीजेंट होता ही जायदाद से बेदखल हो गए, इनका कोई काम नहीं है। प्रोडक्ट निकालना है हमें, और प्रोडक्ट निकालने में इनका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? प्रोडक्ट निकालने में इनका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है प्रोडक्ट निकालने में भैया इनका कोई काम? क्योंकि ये एक्सेस रीजेंट है। और अगर ये लिमिटिंग रीजेंट होते तो इनका काम होता, लेकिन ये एक्सेस रीजेंट है। और हमें पता है कि प्रोडक्ट किससे निकलता है? लिमिटिंग रीजेंट से निकलता है। तो मैं लिखूंगा मोल ऑफ हाइड्रोजन बटे 3, मोल ऑफ हाइड्रोजन बटे 3 बराबर मोल ऑफ अमोनिया बटे 2। सही है? मोल ऑफ हाइड्रोजन बटे 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया बटे 2। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है बच्चों? मोल ऑफ हाइड्रोजन है 10/3। अमोनिया का मोल हमें निकालना है अपान 2। ठीक है, अपान 2। यहां से अमोनिया का मोल निकल आया, कितना निकल आया? 20/3 मोल। कितना निकल आया? या भाई 20/3। सी ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ना? इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। समझे बात? समझे कि नहीं समझे? समझे। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। $15 लीटर हाइड्रोजन reacts with 14.5 liter iodine. 15 liter hydrogen reacts with 14.5 liter iodine. Find the composition of mixture after reaction. फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन। आपको मिक्सचर की कंपोजिशन निकालनी है आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाती है तब। कैसे सॉल्व होगा? हाइड्रोजन और आयोडीन में क्या रिलेशन होता है भैया? हाइड्रोजन आयोडीन में क्या रिएक्शन होती है? हाइड्रोजन गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। हाइड्रोजन गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, समझ रहे हो? दिस इज द रिएक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। डन है? गैसियस रिएक्शन है बच्चों? हाँ सर बिल्कुल है। तो क्या गैसियस रिएक्शन के लिए मैं रेशो सीधे वॉल्यूम में निकाल सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं गैसेस के लिए मोल्स और वॉल्यूम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ सर बिल्कुल होते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं बेटे, 15/1 15 आ जाएगा, और आयोडीन के लिए निकालते हैं तो 14.5/1 14.5 आ जाएगा। किसके लिए कम आ रहा है बच्चों? आयोडीन के लिए। तो आयोडीन क्या हो जाएगी? आयोडीन हो जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, आयोडीन हो जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट। और जो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वो तो खत्म हो जाएगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वो तो क्या हो जाएगा बच्चों? खत्म हो जाएगा। अब आपको निकालनी है मिक्सचर की कंपोजिशन। मिक्सचर की कंपोजिशन, मिक्सचर की कंपोजिशन का मतलब मिक्सचर में कौन कौन बचेगा? मिक्सचर में एक तो HI बचेगी क्योंकि वो प्रोडक्ट है, मिक्सचर में एक तो HI बचेगा क्योंकि वो प्रोडक्ट है, और H2 बचेगा क्योंकि वो एक्सेस रिएजेंट है। भाई I2 तो LR हो गया, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, इसको तो अपनी जिंदगी कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? कुर्बानी। और ये बचेगा, ये एक्सेस रिएजेंट है, तो इसकी जिंदगी थोड़ी सी बच जाएगी। हाँ कि ना? तो दोनों को निकालना पड़ेगा हमें। सबसे पहले
रिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाई 1 बराबर वॉल्यूम ऑफ I2 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि I2 एक लिमिटिंग रीजेंट है, सीधे लिख सकता हूं, और क्योंकि गैसियस रिएक्शन है तो 14.5 लीटर, 14.5 लीटर। रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ 15 लीटर लिए थे, 14.5 लीटर खत्म हो गए, आधा लीटर, तो आधा लीटर तो हाइड्रोजन बच गई, आधा लीटर तो कौन बच गई बच्चों? हाइड्रोजन। अब आओ HI के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ HI बाई 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ I2। यहां से बच्चों वॉल्यूम ऑफ HI कितना आ जाएगा? 14.5 इंटू 2, 29 लीटर, ठीक है ना। तो मिक्सचर की कंपोजिशन क्या होगी? उनतीस लीटर HI होगा, 0.5 लीटर हाइड्रोजन होगी, और I2 की जिंदगी पूरी की पूरी क्या हो चुकी होगी? कुर्बान हो चुकी होगी। ये दोनों मिलकर I2 को श्रद्धांजलि दे रहे होंगे, उसकी फोटो माला चढ़ा के मस्त उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। समझ में आ गए बच्चों? ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं इस पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब देखते हैं इस पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए एग्जाम वाले क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, when 22.4 liter H2 gas is mixed with 11.2 liter Cl2 gas at STP, the moles of HCl formed are equal to A 1 mole of HCl, B 2 mole of HCl, 0.5 mole of HCl, and D 1.5 मोल ऑफ HCl। ये क्वेश्चन हम लोगों को बच्चों सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2014 में, 2014 का प्रश्न है ये, AIPMT 2014 में आया हुआ है प्रश्न ये, ठीक है ना बच्चों। सॉल्व करना है बच्चों हमें इस क्वेश्चन को। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये रिएक्शन होती है, हम लोग रिएक्शन जानते हैं, क्या रिएक्शन होती है? H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, ये रिएक्शन होती है बच्चों, ठीक है ना। हमसे मोल्स पूछे हैं और इनका वॉल्यूम दे रखा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो सबसे पहले, और लेकिन वो दे रखा है STP पर, तो STP से हमें मोल निकालने आते हैं बच्चों। सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन के मोल होंगे 22.4 डिवाइडेड बाई 22.4, 1 मोल वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। क्लोरीन के मोल होंगे बच्चों 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, 0.5 मोल आ गया आंसर, ठीक है ना, 0.5 मोल आ गया आंसर। क्लियर है बच्चों? अब सबसे पहले लिमिटिंग रिजेंट पता करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के लिए रेशो आएगा 1/1, Cl2 के लिए रेशो आएगा 0.5/1। क्लोरीन का रेशो छोटा है, हाइड्रोजन का रेशो बड़ा है, क्लोरीन का रेशो छोटा है, हाइड्रोजन का रेशो बड़ा है, तो ये तो बच्चों हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो गया? एक्सेस रिएजेंट। अब हमें HCl के मोल निकालने हैं।
प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने के लिए क्या होता है, जब जब प्रोडक्ट की अमाउंट की यानी प्रोडक्ट की जायदाद की बात आती है, किसे मिलती है वो, लिमिटिंग रीजेंट को। एक्सेस रीजेंट हो जाएगा यहां पर जायदाद से बेदखल, इसका काम ही खत्म हो गया, केवल Cl2 से गेम चलेगा। मोल ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई 1 मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना बच्चों। यहां से बेटा मोल ऑफ HCl निकालेंगे, मोल 2 इंटू 0.5 1 मोल। बस इस बात का ध्यान रखना, ये ऑप्शन आ गया कि जब जब कभी सारे रिएक्टेंट का डाटा देगा, जब जब कभी सारे रिएक्टेंट का डाटा देगा, तब तब आपको क्वेश्चन में लिमिटिंग रीजेंट के बारे में सोचना है, तब तब आप क्वेश्चन में लिमिटिंग रीजेंट के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसी की तैसी हो जानी है, अदरवाइज क्वेश्चन में क्या हो जानी है भैया, ऐसी की तैसी, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन तुम खुद देखोगे, होमवर्क में दे रहा हूं क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी, इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करूंगा तुमसे। क्वेश्चन है 1 ग्राम मैग्नीशियम reacts with 1 gram magnesium reacts with 0.56 gram oxygen in a closed vessel, in a closed vessel. The reactant left in excess is, the reactant left in excess is A magnesium 0.16 gram, B oxygen 0.16 gram, C magnesium 0.44 gram, and D ऑक्सीजन 0.28 ग्राम, ठीक है ना बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन भी AIPMT 2014 का प्रश्न है, 2014 में आया था। आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे, कमेंट सेक्शन में सॉल्व करेंगे इसको, और मुझे आंसर बताएंगे इसका कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग, ठीक है ना। सबसे पहले आंसर देने वाले बच्चे का नाम अगली क्लास में लिया जाएगा, सबसे पहले जो आंसर देगा उसका नाम मैं अगली क्लास में अनाउंस करूंगा। सबसे पहले जो भी आंसर इसका देगा कमेंट्स में, उसका नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो ये हमारे बन गए इस पर PYQs। क्या हमारे पास कोई और PYQ है? हाँ जी, एक PYQ और है हमारे पास, जो कि इसी वाले कॉन्सेप्ट पर लगेगा, जो कि इसी वाले कंसेप्ट पर लगेगा। ये भी बड़ा प्यारा PYQ है। 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन and 64 gram oxygen are filled in a steel vessel and exploded. Steel vessel and exploded. Amount of water produced. Amount of water produced in the reaction is, amount of water produced in the reaction is A 1 mole, B 2 mole, C 3 mole और D 4 मोल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है AIPMT 2009 में, AIPMT 2009 में ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद होमवर्क में करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। और जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना, तो आप ये देखेंगे कमेंट सेक्शन में, जब आप मुझे बताने के लिए खुद सॉल्व करेंगे
तो आप में से कुछ लोग जिनके दिमाग में डर था, जो ये मुझसे कह रहे थे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कईयों ने कि मैं कमेंट सेक्शन में बातें भी करता हूं, आप लोगों से बातें भी करता रहता हूं मैं। कई लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई आता है ऋतिक श्रीवास्तव नाम की आईडी से, वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, वो आदमी मैं ही हूं, मैं ही हूं वो जो आपके कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं, ठीक है ना। तो कुछ लोगों से डिस्कशन हुआ था, वो कह रहे सर पीवाईक्यू नहीं बन रहे हैं, पीवाईक्यू बनाने हैं। तो अब आप देखेंगे खुद आपसे पीवाईक्यू बनेंगे, पीवाईक्यू खुद आपसे बनेंगे। इसके साथ भी वही है, इसका भी सबसे पहले आंसर देने वाले बच्चे का नाम क्लास में लिया जाएगा। सर अगर दोनों का आंसर एक ही आदमी ने साथ में दे दिया तो, दोनों ने इसका आंसर एक ही आदमी ने साथ में दे दिया तो फिर एक ही आदमी का नाम लिया जाएगा। तो ये तो डिपेंड करता है, तो रेस लगी है, रेस में तो जीतेगा उसका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगली क्लास के अंदर उसका नाम हम लोग डिस्कस आएंगे, ठीक है ना। तो अब आप लोग स्टाइशियोमेट्री सर बेस्ड, स्टाइशियोमेट्री पर बेस्ड सारे तरह की कैलकुलेशन करना सीख गए। अब मैंने आपको स्टाइशियोमेट्री पर बेस्ड अधिकतर तरह की कैलकुलेशन करना सिखा दिया, तीनों तरह की कैलकुलेशन आप करना सीख चुके हैं। अब आपको स्टाइशियोमेट्री से जुड़ा ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज प्योरिटी। हालांकि यह कॉन्सेप्ट नीट के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यह कॉन्सेप्ट भगवान की आत्मा को शांति दे, एम्स में इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब एम्स तो रहा नहीं। लेकिन नीट में भी, मतलब एआईपीएमटी में भी, जब नीट एआईपीएमटी हुआ करता था तो कुछ साल पहले क्वेश्चन इस पे पूछे गए थे, 2 या 3 बार। इसलिए ऐसे हम पढ़ लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हर वो कॉन्सेप्ट लगेगा स्टाइशियोमेट्री का जो मैंने आपको सिखा दिया। जितनी चीजें मैंने आपको सिखा दी वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर लगेंगी, ठीक है ना। परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। है क्या ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, है क्या ये कॉन्सेप्ट। एक रिएक्शन लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, आप सभी लोगों ने देखी होगी, कॉमन सी रिएक्शन है, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2। सर यही रिएक्शन क्यों ली? ये रिएक्शन इसलिए ली, ये रिएक्शन इसलिए ली क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर मैं मोल से लिखूं तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है और इसका भी 1 मोल बनता है। इफ आई राइट द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मोल, तो ये मोल से ये बनेगा। और अगर मैं वेट निकालूंगा तो कार्बोनेट ग्रुप का वेट मैंने आपको 60 बताया था, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, तो 100 ग्राम से ये बनेगा 56 ग्राम और ये बनेगा 44 ग्राम। ये रिलेशन इसका वेट का रिलेशन हो गया। ऐसा स्टाइशियोमेट्री से होना चाहिए। CaCO3 बेसिकली चूना होता है, चूना, खड़िया, कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया होती है। ये क्या होती है? खड़िया। CaO होता है चूना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट खड़िया होती है, जिससे चौक बनती है। जिससे क्या बनती है? चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन बोलते हैं इसे, लाइमस्टोन इसका टेक्निकल नाम होता है, ठीक है ना। और ये दुकानों पर बड़े आराम से मिल जाता है, दुकानों पर बड़े आराम से मिल जाता है। तो तुम्हें एक दिन क्या था, तुम्हें CaO चाहिए था, चूना चाहिए था, तो तुमने कहा आज मैं CaCO3 को गर्म करके चूना बनाऊंगा। CaCO3 को गर्म करके क्या बनाऊंगा? चूना। अब तुम्हें रिएक्शन पता है, तुम्हें रिएक्शन के हिसाब से ये पता है कि अगर मैं एक बर्तन में 100 ग्राम CaCO3 लूंगा, अगर मैं एक बर्तन में 100 ग्राम CaCO3 लूंगा, तो 100 ग्राम CaCO3 को अगर मैं गर्म करूंगा, 100 ग्राम CaCO3 को अगर मैं गर्म करूंगा तो 56 ग्राम ये कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा। ये तुम्हें पता है, ठीक है। तो तुम्हारी जो गली है, तुम्हारा जो मोहल्ला है, तुम्हारी कॉलोनी में एक परचून की दुकान वाला है, उसका नाम है छगनलाल। तुम पहुंचे छगनलाल के पास। अब जो छगनलाल है वो नाम का ही छगनलाल है, हरकतों का वो ठगनलाल है। हरकतों को क्या? ठगनलाल है, भयंकर रूप से बेईमान आदमी। तुम छगनलाल के पास पहुंचे, तुमने छगनलाल से कहा छगनलाल 100 ग्राम CaCO3 दे दो। छगनलाल 100 ग्राम CaCO3 दे दो। छगनलाल है चंट आदमी। छगनलाल है क्या आदमी? चंट आदमी। क्यों चंट आदमी है छगनलाल? छगनलाल ने क्या कर रखा है? छगनलाल ने CaCO3 के सैंपल में कर रखी मिलावट। छगनलाल ने क्या कर रखा है? CaCO3 के सैंपल में कर रखी मिलावट। उसने तुम्हें CaCO3 100 ग्राम तोल दिया, तोल दिया, तुम CaCO3 लेके चले आए। अब तुमने इस CaCO3 को जलाया, CaCO3 को तुमने जलाया, ठीक है ना।
CaCO3 को तुमने बच्चों क्या किया? जलाया। जब तुमने CaCO3 को जलाया तो क्या हुआ? तुम्हें जो CaO मिला, वो CaO की जो मात्रा थी, तुमने जब CaCO3 को कंबस्ट किया तो कंबस्टन से जब तुम्हें जो CaO मिला, वो CaO तुम्हें मिला 44.8 ग्राम्स। इसको जलाने पर तुमने देखा कि तुम्हें 44.8 ग्राम CaO मिला। 44.8 ग्राम CaO ही तुम्हें असलियत में मिला। तुम्हें मिलना कितना चाहिए था? 56 ग्राम मिलना चाहिए था थ्योरेटिकली। तुम्हें मिलना चाहिए था इतना CaO, तुम्हें मिला केवल इतना CaO। तुम्हें मिला केवल इतना CaO। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? अब कोई और आता धोखा खा जाता, लेकिन तुम फिजिक्स वाला के स्टूडेंट और तुम मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तुमने अपना दिमाग चलाया। तुमने क्या चलाया? अपना दिमाग चलाया। तुमने क्या किया? तुमने कहा मोल ऑफ CaCO3 अपॉन 1 बराबर मोल ऑफ CaO अपॉन 1, WCaCO3 अपॉन 100, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 44.8 अपॉन 56। यहां से बेटा WCaCO3 निकालोगे तो वो आएगा 80 ग्राम। इसका मतलब 44.8 ग्राम CaO तुम्हें केवल इसलिए मिला कि जो 100 ग्राम CaCO3 तुम खरीद के लाए थे वो प्योर नहीं था। उसके अंदर 80 ग्राम CaCO3 था और बाकी 20 ग्राम इंप्योरिटी थी। 20 ग्राम इंप्योरिटी थी और उसी इंप्योरिटी की वजह से CaO नहीं मिला, क्योंकि CaO कौन बनाएगा? CaCO3 बनाएगा ना। CaO गर्म होने पर कौन बनाएगा? CaCO3 बनाएगा। इंप्योरिटी तो CaO नहीं बनाएगी ना। बोलो, इंप्योरिटी तो CaO नहीं बनाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर कभी सैंपल में इंप्योरिटी होगी, तो सैंपल में आने वाली इंप्योरिटी की वजह से जो प्रोडक्ट मिलेगा, द अमाउंट ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। जो प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, द अमाउंट ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट यू आर एक्सपेक्टिंग। तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 56 ग्राम CaO मिलेगा, 56 ग्राम CaO मिलेगा, 56 ग्राम CaO मिलेगा, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो तुम्हें केवल 44.8 ग्राम ही मिला। हालांकि तुम अपनी तरफ से सैंपल पूरा खरीद के लाए थे 100 ग्राम। तुम अपनी तरफ से सैंपल पूरा खरीद के लाए थे 100 ग्राम, जिसके कंबस्टन से तुम्हें 56 ग्राम CaO मिलना चाहिए था, अगर वो प्योर होता तो। लेकिन तुम्हें केवल 44.8 ग्राम ही मिला। क्यों मिला? क्योंकि जो रिएक्टेंट का सैंपल तुम लेके चल रहे थे, वो क्या हुआ? वो एक्चुअली कुछ इंप्योरिटी के साथ मिला हुआ था। जिसको तुम 100 ग्राम मान के चल रहे थे, वो असलियत में तो केवल 80 ग्राम ही था। क्लियर है? तो जब कभी ऐसा होगा तो आपको प्रोडक्ट की अमाउंट कम मिलेगी, और उस केस में रिएक्टेंट की परसेंटेज प्योरिटी, जब कभी रिएक्टेंट में कोई इंप्योरिटी मौजूद होगी, whenever there will be some impurity in the reactant, the yield of product
will be different from the expected, या expected नहीं बोलूंगा, theoretical value। ठीक है, तो जब कभी इंप्योरिटी आएगी तो हमेशा प्रोडक्ट की जो यील्ड आएगी निकल के वो अलग निकल के आएगी। तो इस केस में आप फिर परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालेंगे? परसेंटेज, ऐसा क्यों होगा? ओनली प्योर रिएक्टेंट प्रेजेंट इन इम्प्योर सैंपल, जो सैंपल आप लेंगे, प्योर रिएक्टेंट प्रेजेंट इन इम्प्योर सैंपल विल मेक प्रोडक्ट। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो सैंपल आप लेंगे उस सैंपल में इंप्योरिटीज भी मौजूद होंगी, और जब इंप्योरिटीज भी मौजूद होंगी तो जो सैंपल आपने प्योर वाला लिया है, केवल उतना ही सैंपल, जो आपने इंप्योर सैंपल लिया है, आपने 100 ग्राम CaCO3 लिया लेकिन प्रोडक्ट की यील्ड 44.8 मिली। क्यों? क्योंकि आपके 100 ग्राम में से केवल 80 ग्राम ने ही रिएक्शन करी, 100 में से केवल 80 ने ही रिएक्शन करी। इज इट क्लियर? इसलिए ऐसा हुआ। तो अगर मेरे को परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट निकालनी है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट, वो होगा वेट ऑफ सैंपल, वेट ऑफ रिएक्टेड, या इसको मैं ऐसे लिखूंगा, वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इंटू 100। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट निकाली जाएगी वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अपॉन वेट ऑफ सैंपल इंटू 100। मतलब रिएक्टेंट ने कितना रिएक्ट किया बटे आपने सैंपल कितना लिया था वो। अगर क्वेश्चन में आपको सैंपल का वेट दिया है, वेट ऑफ रिएक्टेंट गिवन इन द क्वेश्चन will always be for impure sample। जो भी वेट उसने आपको दिया है, अगर उसने क्वेश्चन में आपको वेट दिया है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो लैंग्वेज समझ में आएगी, वेट जो भी उसने आपको दिया है, दैट वेट विल ऑलवेज बी द वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल। ये जो वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड है ना, ये आप निकालेंगे स्टाइशियोमेट्री से। इसी के लिए आपको स्टाइशियोमेट्री पढ़ाई है। जो वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड है वो आप स्टाइशियोमेट्री से निकालेंगे। वट एवर वेट ऑफ द सैंपल हैज बीन गिवन इन द प्रॉब्लम, दैट विल बी वट एवर वेट ऑफ द रिएक्टेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट विल बी वॉट, दैट विल बी द वेट ऑफ impure reactant, that will be the weight of impure reactant। is it clear? दो क्वेश्चन लेंगे इस पर छोटे छोटे, एक एग्जांपल लूंगा और एक PYQ लूंगा। एक एग्जांपल और एक छोटा सा PYQ, और उसके बाद हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। तो एक क्वेश्चन पकड़ते हैं, पहला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर। फोर ग्राम CaCO3 on reacting with excess HCl produces 0.88 gram CO2 according to reaction CaCO3 plus 2 HCl gives CaCl2 2H2O
CO2 plus H2O. The percentage purity of CaCO3 is, the percentage purity of CaCO3 is A 50%, 60%, 70%, 80%। ठीक है बच्चों, अब जैसा मैंने नोट पॉइंट में दिया, जैसा मैंने फॉर्मूला बताया, मुझे परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। परसेंटेज प्योरिटी होगा वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अपॉन वेट ऑफ इंप्योर सैंपल, वेट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अपॉन वेट ऑफ, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा और अच्छे टर्म्स में लिख लें, अगर थोड़ा और बढ़िया करके लिख लें इसे, तो लिखेंगे वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। ठीक है, कि सैंपल का कितना हिस्सा रिएक्टेंट प्योर वाला है, इस सैंपल का कितना परसेंट प्योर रिएक्टेंट है, ये फॉर्मूला बता रहा है। अब इसमें जो वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट है वो आप निकालेंगे स्टाइशियोमेट्री से, बस ये बात हमेशा याद रखिएगा, वो आप निकालेंगे स्टाइशियोमेट्री से। क्वेश्चन में वॉट एवर वेट विल बी गिवन, क्वेश्चन में वॉट एवर वेट विल बी गिवन, दैट विल बी द वेट फॉर द इम्प्योर सैंपल, ऑलवेज ऑलवेज विदाउट एनी फेल। क्वेश्चन में जो भी वेट आपको दिया होगा वो हमेशा किसका वेट होगा, वो हमेशा होगा इम्प्योर रिएक्टेंट का वेट। जैसे यहां पर 4 ग्राम CaCO3 दिया हुआ है, तो ये आपको इम्प्योर सैंपल का वेट दिया है कि इम्प्योर सैंपल का वेट 4 ग्राम है। ठीक है, अब आपको प्योर रिएक्टेंट यानी प्योर CaCO3 का वेट निकालना है, जिसके लिए उसने आपको CO2 का डाटा दे रखा है, और हमारी ट्रिक है मोल ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाई 1 बराबर मोल ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगा वेट डिवाइडेड बाई 100, 0.88 डिवाइडेड बाई 44। वेट आएगा 100 इंटू 0.88 डिवाइडेड बाई 44, 2 ग्राम। यानी प्योर CaCO3 का वेट 4 ग्राम के इस सैंपल में, 4 ग्राम के इस सैंपल में जो CaCO3 है वो केवल 2 ग्राम है, क्योंकि जितना CaCO3 होगा वही तो CO2 बनाएगा ना, जितना CaCO3 होगा बच्चों वही तो CO2 बनाएगा ना, ये इंप्योरिटी तो किसी काम की नहीं होगी ना। तो इस 4 ग्राम के सैंपल में केवल 2 ग्राम CaCO3 है, यानी परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी, प्योर CaCO3 का वेट अपॉन सैंपल का वेट इंटू 100, 50%। ए ऑप्शन सिंपल, 50% सिंपल। क्लियर हो गया होना चाहिए, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, बड़ा प्यारा प्रश्न है ये भी। आज का आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी होगी। 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 सैंपल, 20 ग्राम MgCO3 सैंपल decomposes on heating to give CO2 and 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना, व्हाट विल बी द, छोटा छोटा करते हैं लैंग्वेज को, द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज A 60, 84, 75, 96। ये क्वेश्चन बेटा अभी रिसेंटली आया हुआ है, 2015 में जब AIPMT दोबारा हुआ था उसमें आया था, री AIPMT 2015, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, अभी लेटेस्ट आया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन अभी अब करके आए। देखो
4 ग्राम CO3 CO2 दिया, रिएक्शन दे दी, परसेंटेज प्योरिटी पूछी है। सेम लीक का क्वेश्चन कर गया, यही सेम लीक का क्वेश्चन है। MgCO3 को हीट करेंगे, MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट कीजिएगा तो ये डिकम्पोज होके बनाएगा MgO और CO2। ठीक है ना। आपको सैंपल का वेट दे रखा है और मैंने आपसे क्वेश्चन में कह दिया कि जब भी कभी आपको वेट दिया होगा वो हमेशा इम्प्योर सैंपल का होगा। तो 20 ग्राम तो इम्प्योर सैंपल का वेट आ गया, डन है। प्योर का निकालना है, प्योर के लिए डाटा दे रखा है उसने 8 ग्राम MgO, तो MgO और MgCO3 से निकालेंगे, निकाल लो। मोल ऑफ MgCO3 बराबर मोल ऑफ MgO, कोफिशिएंट दोनों साइड 1 है। ठीक है। मोल ऑफ MgCO3 कितना होगा, वेट निकालना है। 24 होता है इसका एटॉमिक मास, 60 होता है कार्बोनेट ग्रुप का मास, बता चुका हूं। 24 इसका एटॉमिक मास, 16 ऑक्सीजन का मास, और ये कितने ग्राम दिया हुआ है, 8 ग्राम। वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट लगा दिया। ये देखो W/84, 8/40, 1/5, W बराबर 84/5, W बराबर 84/5। सही तो है, 16.8 ग्राम आ गया। इस सैंपल में 16.8 ग्राम प्योर MgCO3 है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, परसेंटेज प्योरिटी। तो आप निकालें वेट ऑफ MgCO3, वेट ऑफ सैंपल इंटू 100, 16.8 अपॉन 20 इंटू 100, ये मेरे ख्याल से 84% ही आएगा। हाँ जी, अभी 5 से डिवाइड के 84 आया था ना, ये आ गया आंसर B84। ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने हर एक तरह की स्टाइशियोमेट्री को निपटा दिया। आज के लेक्चर में आपने परसेंटेज प्योरिटी को निपटा दिया। कल के लेक्चर में हम निपटाएंगे परसेंटेज यील्ड, और कल के लेक्चर में ये कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना। तो जैसे पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए रफ्तार से, पढ़ते रहिए प्यार से, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए रफ्तार से। ठीक है ना। क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं रफ्तार से। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, कहीं ना कहीं से करते रहें, जहां से भी आपको मिले। whatever book you can get the hold of, whatever material you can get the hold of, आपको पहले भी बताया था, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर कर पाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अगली क्लास में होगी आपसे मेरी मुलाकात। बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।